गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप लोग ठीक होंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हम जीआईटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आप में से बाकी लोग अभी तक क्यों नहीं ऑनलाइन हुए? काइंडली उनको व्हाट्सएप ग्रुप में एक टेक्स्ट कर दें कि जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम, होप सो बेटा आप ठीक होंगे, सो दैट वी विल कंटिन्यू। जज़ाकल्लाह बेटा। तो व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? एनीबॉडी कैन डिफाइन कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ओके, कोई बंदा डिफाइन कर सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जब तक बाकी लोग ऑनलाइन हो जाते हैं तब तक हम एक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके श्योर बेटा, यू वेलकम ऑल। तो क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी को पता है? और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी? वन बाय वन हम एक छोटा सा रिव्यू भी ले लेंगे। मैंने बीएमआई के बारे में भी आप लोगों को डे फर्स्ट पे बताया था कि बीएमआई क्या होता है। ओके, इसोफेगस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। स्टमक के बारे में लास्ट क्लास में हमें डिटेल डिस्कस किया है। इसमें हमने कोई फेजेस के बारे में भी डिस्कस किया था, गैस्ट्रिक सेक्रेशन की फेजेस के बारे में। स्टमक एसिड के बारे में हमने डिस्कस किया था, HCl के फंक्शंस डिस्कस किए थे। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस होता है उसके फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। वेल ओके, इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या क्या डिस्कस किया था, किसी को पता है? किसी ने पढ़ा है? आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पेंक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गॉल ब्लैडर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना क्यों ज़रूरी है? यस, इम्पोर्टेंट क्यों है? उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन रह जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन रह जाएगा, उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, होप सो बेटा आप ठीक होंगे। वेल बस बाकी लोगों ने ऑनलाइन नहीं होना। ऑलमोस्ट 8 मिनट्स आर पास आउट। चलें, जब तक ऑनलाइन नहीं होते ओके, तो तब तक हम एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनके बारे में। ओके, तो इंजेक्शन, प्रोपल्शन, डाइजेशन के बारे में डेफिनेटली बेटा पढ़ाना ही है।
तो इंजेक्शन के बारे में, प्रोपल्शन के बारे में, डाइजेशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, एलिमिनेशन के बारे में हमने जो डिस्कस किया था, उसमें से किसी की हो कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क मी। इसके अलावा हमने ये फेजेस डिस्कस कर ली थी, और इम्पॉर्टेंट फेजेस जो कि हमने स्टमक की डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि सेफेलिक फेज़ होती है, गैस्ट्रिक फेज़ होती है, इंटेस्टाइनल फेज़ होती है। वालेकुम अस्सलाम। ओके श्योर बेटा। ठीक है, HCl के फंक्शंस दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एंडोक्राइनिक फंक्शन होता है और एक्सोक्राइनिक फंक्शन होता है। एंडोक्राइनिक में हमने इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात की थी। एक्सोक्राइनिक में हमने दो कंपोनेंट्स की बात की थी, जिसमें वन वाज इक्वस कंपोनेंट एंड अदर वाज इंजाइमेटिक कंपोनेंट। ओके, इसके अलावा हमने रेगुलेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस की बात की थी। लीवर और गॉल ब्लैडर हमने अभी डिस्कस करना है, लेकिन हमने इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने जस्ट ओवरव्यू किया था, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ओवरव्यू किया था। तो अभी हमने स्मॉल और ये लार्ज इंटेस्टाइन को अगेन डिस्कस करना है, राइट। ओके, वेल 33। आज आप एक क्वीज़ अगर आप आज देना चाहें 3 to 4 PM, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर आप कहेंगे तो मैं ऑनलाइन कर दूंगा। 3 to 4 PM के मिड में किसी भी टाइम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट हमने स्लेवरी ग्लैंड सलाइवा के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इंस्टेड ऑफ दैट इसोफेगस के फंक्शन, स्वेलविंग रिफ्लेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, इसका मैकेनिज़्म क्या होता है। फेजेस स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था। वोलेंट्री या ओवरऑल फेज होती है, फ्रिंजियल और एसोफेगल इनवोलेंट्री फेज होती है। स्टमक के बारे में हमने ओके ओके 3 to 4 बेटा वी विल कंडक्ट इंशाल्लाह। आज MCQs डेफिनेटली आप लोग पढ़ते इतना है तो इसलिए आप लोगों को इजी लगेंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली मुश्किल लगेंगे, राइट। ओके, तो ये हमने पहले सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज हमने एक्सोक्राइन पेंक्रियाज के बारे में डिस्कस करना है, इसमें हमने पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हार्मोनल और नर्वस रेगुलेशन ऑफ पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इसमें हमने रेगुलेशन और ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद बाइलरी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस करना है, लीवर के बारे में, और इनकी एसोसिएशन कैसे होती है लीवर और जो पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस हैं ये क्यों ज़रूरी होती हैं, कहाँ पे कंबाइन करती हैं, जॉइन कहाँ पे करती हैं, इनकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करना है। यस डेफिनेटली आज हम सिर्फ MCQs ही रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स इनके अंदर क्या क्या होते हैं, बाइल का क्या फंक्शन है, बाइल सॉल्ट्स और बाइल में क्या फ़र्क है, कैसे सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा इनको हम वन बाई वन इंशाल्लाह आज डिस्कस कर लेते हैं, और इन सर्टेन कंडीशंस हम जॉन्डिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा दैट विल बी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर हम इनकी लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी अब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये वन बाई वन हम इनको डिस्कस कर लेंगे। ओनली MCQs होंगे, SCQs बेटा नहीं होंगे। ओके, MCQs आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन हर MCQs को टाइम 1 मिनट होगा।
और एमसीक्यूज़ आप लोग चीट कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ आप लोगों के पास 1 मिनट होगा, जैसे ही ओपन होएगा विद इन 1 मिनट अगर आप सबमिट कर सकेंगे तो मार्किंग हो जाएगी, अगर सबमिट नहीं करेंगे तो विल बी मार्क्ड एज नेगेटिव। ओके, बस और लोगों ने ऑनलाइन नहीं होना। ओके, इतने ही ऑनलाइन होते हैं। ओके वेल 36 ऑनलाइन हैं। चलें वी विल कंटिन्यू कि अगर हम पेंक्रियाज के बारे में बात करती हैं तो आपको क्या लगता है कि पेंक्रियाज क्या होता है? आपके माइंड में जो चीज़ आ रही है यू कैन डिस्कस विद मी कि पेंक्रियाज क्या होता है और ये क्या करता है। पहली तो ओके ओके वेल अच्छा चले 36 आपने कहा है, 33 हो गए हैं, 3 स्टूडेंट्स ने लेफ्ट कर दिया है। राइट, तो अगर हम बात करें पेंक्रियाज की तो जो पेंक्रियाज होता है ना, ये पड़ा कहाँ पे होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पड़ा होता है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, एक्ट एज ए ग्लैंड, लब अच्छा लबलबा होता है। ओके, आपकी उर्दू अच्छी है, ठीक है। ओके, पेंक्रियाज एक्ट एज एंडोक्राइन एंड एज वेल एज एक्सोक्राइन, राइट। ओके वेल, तो अगर हम पेंक्रियाज की बात करें तो ग्लैंड्स ऑफ अबाउट 60 ग्राम, डेफिनेटली यस, वेरी गुड। इसका जो वेट होता है ये 60 ग्राम से लेके 65 ग्राम तक होता है, डेफिनेटली यस। और ये पेशेंट्स की एज, हाइट और वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा होएगा, हाइट ज़्यादा होएगी, तो डेफिनेटली इसका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और मैक्सिमम 70 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है, ठीक है। और जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का जब इसमें वेट लिया जाता है तो दैट इज़ 60 to 65 ग्राम होता है, राइट। ओके, डेफिनेटली बेटा ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर पड़ा होता है, अब एपिगैस्ट्रिक कैविटी के अंदर। और इसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो इसके अंदर एक हेड होता है, बॉडी होती है और नैरो टेल होती है। ओके, इसके अलावा अगर हम इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो ये 12 से, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसका मतलब है आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, ये पढ़ा है। ओके, इट्स अ नाइस एफर्ट, अगर आप लोग पहले पढ़ रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड, रियली अप्रिशिएटेड। कि ये 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, डेफिनेटली यस, ठीक है। इसका जो हेड होता है बेटा वो एक कर्व फॉर्म में ड्यूडिनम के अंदर लाई कर रहा होता है, और जो इसकी बॉडी होती है स्टमक की बिहाइंड पे पड़ी होती है। और इसकी जो टेल होती है वो लेफ्ट किडनी के फ्रंट पे पड़ी होती है, और चेस्ट जो सप्लीन होता है उसको भी पार्शली ये टच कर रही होती है। अगेन अगेन ये बता देता हूँ कि जो इसका हेड होता है वो जो ड्यूडिनम की कर्व होती है उसके अंदर लाई कर रहा होता है। इंस्टेड ऑफ दैट इसकी जो बॉडी होती है स्टमक के पीछे पड़ी होती है, तो उसकी बैक साइड पे इसकी बॉडी प्रेजेंट होती है। और जो इसकी टेल होती है लेफ्ट किडनी के फ्रंट पे पड़ी होती है, और ये सप्लीन को पार्शली टच कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें
कि जो पेंक्रियाज होता है इसके बोथ फंक्शंस होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन एज वेल, जो कि लास्ट आप क्लास में भी बता रहे थे, इस अभी भी बता रहे थे कि एंडोक्राइन क्या होता है और एक्सोक्राइन क्या फंक्शन होते हैं। तो अगर हम इसके एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज़ एक्सोक्राइन एंड व्हाट इज़ एंडोक्राइन? पहले तो ये बताएं कि इनके अंदर फ़र्क क्या है। और हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि जो पेंक्रियाज का एंडोक्राइनिक फंक्शन होता है उसके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन सेक्रेट हो रहा होता है, राइट। अब आपने ये बताना है कि जो एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के अंदर फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन। ओके बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेटा मैंने ये कहा है कि अगर हम पेंक्रियाज की बात करें तो इसका एक कलर भी होता है जो कि पेल ग्रे कलर होता है, राइट। पेल ग्रे इसका कलर होता है। और इसका जो हेड होता है ये ड्यूडिनम एक कर्व बना रहा होता है, उसके अंदर लाई कर रहा होता है। ओके, हम एंडोक्राइन को डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे पहले इसको रिपीट करने दें कि मैंने इसका बताया कि जो इसका कलर होता है पेल ग्रे होता है। इसके अलावा इसका जो है बेटा हेड होता है ना, ड्यूडिनम की कर्व, ड्यूडिनम एक कर्व बना रही होती है, उसके अंदर लाई कर रहा होता है, स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। और जो इसकी टेल होती है वो लेफ्ट किडनी के फ्रंट पे पड़ी होती है, और ये पार्शली स्प्लीन को भी टच कर रहा होता है, राइट। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की। ओके, एक्सोक्राइंस आर डक्टेड ग्लैंड्स व्हाइल एंडोक्राइन इज डक्टलेस। ओके, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन डेफिनेटली डक्टलेस और डक्ट ग्लैंड्स होते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट कोई और एक अच्छी सी डेफिनेशन दे दें कि एंडोक्राइन क्या होते हैं और एक्सोक्राइन क्या होते हैं। एक्सोक्राइन में पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। ओके वेल, ठीक है, ये बात भी ठीक है आपकी कि पेंक्रियाटिक डक्ट से पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट हो रहा होता है, ये बात भी चलें आप लोगों की मैं मान जाता हूँ कि आप लोग सही कह रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट ओके, अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन बेसिकली जो ग्लैंड पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स होता है पेंक्रियाज। ओके बेटा, एक्सोक्राइन पेंक्रियाज प्रोड्यूसेस पेंक्रियाटिक जूसेस। ओके, लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में, डिफरेंस क्या है? चलें एक मैं आपको पहले एंडोक्राइन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद एक्सोक्राइन के बारे में बता देता हूँ। देन आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, देन वी विल डिस्कस कि एंडोक्राइन क्या होता है और एक्सोक्राइन क्या होता है, ठीक है। तो आपने मोस्टली सुना होगा पेंक्रियाटिक आइलेट्स के बारे में, ये लैंगरहैंस, जो कि पेंक्रियाज के अंदर सेल पड़े होती हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं ना, इनके अंदर कोई डक्ट्स नहीं होती, और जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं इनटू द ब्लड। अब जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के रिजल्ट में इंसुलिन सेक्रीट होती है। अब इंसुलिन जो सेक्रीट होती है ये पेंक्रियाटिक आइलेट से होती है, या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी से कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पेंक्रियाज होता है इसके अंदर तीन तरह के सेल पड़े होते हैं, जिसके अंदर अल्फ़ा आता है, बीटा आता है और डेल्टा सेल्स आता है, ठीक है। और इनको कम्युलेटिवली पेंक्रियाटिक आइलेट्स कहा जाता है। अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं ना, इनके अंदर हैविंग नो डक्ट्स, जब इनके अंदर डक्ट्स नहीं होती तो जैसे ये सेक्रीशंस आती हैं ये इन दी फॉर्म ऑफ हार्मोन सेक्रीट हो रही होती हैं, और ये इनके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन आता है। और जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है तो ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होने के बाद टारगेट एरिया तक पहुंच जाता है। ओके, तो इसके अंदर कोई डक्ट नहीं होती जो इनकी सेक्रीशन को लेके टारगेट एरिया तक पहुंचा रही होती है। जब आपने खाना खाया, खाना खाने के रिजल्ट में आपके ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ता है तो इंसुलिन सिक्रीट होती है, और इंसुलिन क्या करती है, वो जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं उनको सेल के अंदर डिफ्यूज़ करवा देती है, राइट। ये था इसका एंडोक्राइन फंक्शन। तो अगर हम एक्सोक्राइन की फंक्शन की बात करें तो एक्सोक्राइन में बेटा ये होता है कि जो पेंक्रियाज है उसके अंदर लिब्यूल्स पड़े होते हैं जो कि स्मॉल एसिनाई से बने होते हैं, राइट। अब ये जो एसिनाई होते हैं बेसिकली दीज आर सेक्रीटरी सेल्स। ओके, अगेन बता देता हूँ बेटा कि जो अगर हम एक्सोक्राइन पेंक्रियाज की बात करें तो इसके अंदर लिब्यूल्स होते हैं, लेब्यूल्स, LOBULES, लिब्यूल्स होते हैं। अब ये जो लिब्यूल्स होते हैं ये बेसिकली एसिनाई से बने होते हैं, और एसिनाई आर सेक्रीटरी सेल्स, ठीक है। अब हर लेब्यूल्स के अंदर ना स्मॉल स्मॉल डक्ट्स होती हैं, और एंड पे ये क्या करती हैं कि ये अब ये ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन करने के बाद एक लार्ज डक्ट बनाती हैं। दैट लार्ज डक्ट इज नोन एज पेंक्रियाटिक डक्ट। ओके,
तो क्वेश्चन इज दैट कि पेंक्रियाटिक डक्ट कैसे बनती है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, ठीक है। तो अगर बेटा आप ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पेंक्रियाटिक डक्ट कैसे बनती है। अब अगर पेंक्रियाटिक डक्ट की हम बात करें तो आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर लार्ज नंबर ऑफ लिब्यूल्स पड़े होते हैं, और ये लिब्यूल्स जो होते हैं ये एसिनाई से बनते हैं। और एसिनाई जो होते हैं बेसिकली दीज आर सेक्रीटरी सेल्स। अब ये जो लिब्यूल्स होते हैं ये बेसिकली ये जो लिब्यूल्स होते हैं इनके अंदर एसिनाई होते हैं, और एसिनाई आर सेक्रीटरी सेल्स। अब ये जो सेक्रीशंस देते हैं तो वहाँ से स्मॉल स्मॉल टीनी टीनी डक्ट्स निकलती हैं, और वो टीनी डक्ट्स ज्वाइन करने के बाद एक लार्ज डक्ट बनाती हैं। उस डक्ट को कहा जाता है पेंक्रियाटिक डक्ट। गॉट इट। अब ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ये इसने क्या करना होता है, इसने आके ओपन ड्यूडिनम के अंदर होना होता है। अब अगर पेंक्रियाज की जब सेक्रीशंस जो एसिनाई सेक्रीशंस देते हैं वो सेक्रीशन आती है इनटू द पेंक्रियाटिक डक्ट। ओके, ओके, श्योर 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 बेटा, पेंक्रियाटिक डक्ट से रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बता रहा था कि पेंक्रियाटिक डक्ट कैसे बनती है, और पेंक्रियाटिक डक्ट आप ये याद रखिएगा कि इसने ड्यूडिनम के अंदर ओपन होना होता है। ओके, अब बेटा ये जो आप पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस की हम बात करेंगे कि ये ड्यूटीनम के अंदर किस तरह आती हैं, ये अगर आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया ना तो मेरा ख्याल है कि आपको जो लीवर की सेक्रीशन, सॉरी पेंक्रियाज की सेक्रीशन है वो इजीली अंडरस्टूड हो जाएंगी। ओके, श्योर। पेंक्रियाटिक डक्ट के बारे में बताने लगा हूँ मैं। बेशक एक बॉल पेन ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैंने ये बताया है कि बेटा जो आपका पेंक्रियाज है ना उसके अंदर पेंक्रियाटिक डक्ट कैसे बनती है, पहले ये स्लो। ओके श्योर बेटा, स्लो स्लो बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, ओके, ठीक है। बेटा जो पेंक्रियाज होता है ना बेसिकली इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ लिब्यूल्स होते हैं, और ये जो लिब्यूल्स होते हैं ना दीज आर मेड अप फ्रॉम एसिनाई। और जो एसिनाई होते हैं बेसिकली दीज आर सेक्रेटरी सेल्स। अब देखें, लार्ज नंबर ऑफ लिब्यूल्स होते हैं दैट आर मेड अप फ्रॉम ऑफ एसिनाई। अब ये जो एसिनाई होते हैं बेसिकली दीज आर सेक्रेटरी सेल्स। ओके, एंडोक्राइन में रिपीट कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। ठीक है। अब ये जो एसिनाई होते हैं ना दीज आर सेक्रेटरी सेल्स। अब ये जो एसिनाई होते हैं बेटा इनके अंदर बेसिकली अल्फा बीटा और डेल्टा सेल पड़े होते हैं। अगर आप ये भी कह दें कि एसिनाई सेक्रेटरी सेल्स होते हैं तो भी ठीक है। अगर आप ये कह दें कि एसिनाई के अंदर अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स पड़े होते हैं तो भी ठीक है। ठीक है। तो ये जो लिब्यूल्स होते हैं ना इनके से सेक्रीशन ने ड्रेन होना होता है, इन्होंने अपनी सेक्रीशन देनी होती हैं। ठीक है। अब वो जो सेक्रीशंस हैं वो टीनी टीनी डक्ट्स के अंदर अकमुलेट होती हैं, स्मॉल स्मॉल डक्ट्स होती हैं जिन्होंने एसिनाई जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं उनसे सेक्रीशंस को इकट्ठा करना होता है। और ये जो टीनी डक्ट्स हैं ये ज्वाइन करती हैं, और ज्वाइन करने के बाद एक लार्ज डक्ट बनाती हैं जिसको कहा जाता है पेंक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ये जाके इसने ड्यूडिनम के अंदर ओपन होना होता है। ओके। अब जैसे ही इसने ड्यूडिनम के अंदर ओपन होना होता है तो बिफोर ओपनिंग, बिफोर इंटरिंग इनटू द ड्यूडिनम जो पेंक्रियाटिक डक्ट है ये ज्वाइन करती है विद कॉमन बाइल डक्ट। जब पेंक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट्स के साथ ज्वाइन करेगी तो उसको कहा जाता है हेपेटो पेंक्रियाटिक इम्प्यूला। ओके, अगेन बता रहा हूँ बेटा कि जो पेंक्रियाटिक डक्ट है ना इसने जाके ड्यूडिनम के अंदर ओपन होना होता है। अब ड्यूडिनम में जस्ट ओपनिंग से पहले, जस्ट इंटरिंग से पहले ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट है दैट जॉइंस विद द कॉमन बाइल डक्ट। अब जैसे ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन करती है तो दैट मेक अ हेपेटो पेंक्रियाटिक इम्प्यूला।
ओके, गॉट इट। अब ये जो हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला होता है ना, इसको एक सफिंटर कंट्रोल कर रहा होता है। उस सफिंटर का जो नाम है उसको कहा जाता है हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर और सफिंटर ऑफ ओडाई। ओके, होप सो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ बेटा, कि जब जो पेंक्रियाटिक डक्ट है ना, इसने स्मॉल इंटेस्ट इसने ड्यूडिनम के अंदर ओपन होता है। ड्यूडिनम के अंदर जैसे ये इंटर हो रही होती है तो ये ज्वाइन करती है विद कॉमन बाइल डक्ट। जब पेंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन करती हैं, उसको एक नई डक्ट बनाती हैं, उसको कहा जाता है हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला। अब ये जो हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला है ना, ओके बेटा, कौन बाइल डक्ट लीवर से आ रही होती है बेटा, बाइल लेके आ रही होती है, ठीक है। अब पेंक्रियाज से आ रही होती है पेंक्रियाटिक डक्ट, लीवर से आ रही होती है कॉमन बाइल डक्ट, राइट। जब ये लीवर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाज से आने वाली पेंक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे ज्वाइन करती है, तो ये एक हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला बना देती हैं, ओके। अब ये जो हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला है ना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए सफिंटर, दैट सफिंटर इज नोन एज हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर और हेपेटोपेंक्रियाटिक या सफिंटर ऑफ ओडाई भी से कहा जाता है, ओके। समझ आ गई है। अब ये जो हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर होता है ना, इसने क्या करना होता है बेसिकली, कि इसने जो भी सेक्रीशन लीवर से आ रही होती है, जिस तरह कॉमन बाइल डक्ट लेके आ रही होती है, और वो सेक्रीशन जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट ले के आ रही होती है फ्रॉम द पेंक्रियाज, तो ये वहाँ पे स्टोर होता है। ओके बेटा, बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये क्या करता है कि ये सफिंटर ने ना, जो ओपनिंग होती है इनटू द ड्यूडिनम, उसको गार्ड करना होता है, ताकि जैसे ही ड्यूडिनम के अंदर ये ड्रेन होएगी, ड्रेन होने के रिजल्ट में इसने अपना डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू कर देना होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो रही होती है, प्रोटीन की डाइजेशन हो रही होती है और फैट की डाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। ओके, सफिंटर ऑफ ओडाई बेटा, बेटा कॉमन बाइल डक्ट और हेपेटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है ये सेक्रीशन बेटा लेके आती है पेंक्रियाज से, बेटा सफिंटर ऑफ ओडाई या हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर, ओके। बेटा जो कॉमन बाइल डक्ट है ये सेक्रीशन लेके आती है लीवर से, बाइल लेके आती है, और जो पेंक्रियाटिक डक्ट है ये लेके आती है सेक्रीशन पेंक्रियाज से। अब जो इनकी सेक्रीशन होती है इसने ड्रेन होता है इनटू द ड्यूटिनम, ओके। अब जैसे ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट है ये इंटर हो रही होती है ड्यूडिनम के अंदर, तो ड्यूडिनम के इंटर होने के ऊपर ये ज्वाइन कर जाती है विद द कॉमन बाइल डक्ट। जैसे ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन करती है टू फॉर्म हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला, तो एक हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला बना देते हैं। अब ये जो इम्प्यूला है ये कहाँ पे होता है, ये जस्ट ओपनिंग जहाँ पे ये हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला जिसने ड्यूडिनम के अंदर ओपन होता है, इसको एक सफिंटर कंट्रोल कर रहा होता है, और उस सफिंटर का नाम है हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर या हेपेटो या सफिंटर ऑफ ओडाई, ओके। अब ये जो सफिंटर ऑफ ओडाई होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये एट ड्यूडिनल पेपला पड़ा होता है। अब पेपला और चीज़ है, इम्प्यूला और चीज़ है, ओके। तो जो जब कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट बन मिलेगी, कंबाइन करेगी, ज्वाइन करेगी, तो उसको कहा जाता है हेपेटो पेंक्रियाटिक इम्प्यूला। अब जो ड्यूटीनम है उसके ऊपर पेपला पड़ा होता है, और पेपला के ऊपर हेपेटो पेंक्रियाटिक सफिंटर प्रेजेंट होता है। अब उस हेपेटो पेंक्रियाटिक सफिंटर ने क्या करना होता है, हेपेटो पेंक्रियाटिक सफिंटर ने वो सेक्रीशंस को स्टॉप करके रखना होता है, जो कि लीवर से आ रही है, जो पेंक्रियाज से आ रही है। एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली यू आर राइट कि पेंक्रियाटिक डक्ट
और बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट पेंक्रियाज से और बाइल डक्ट लीवर से जब ये ज्वाइन करती हैं तो उसको हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला कहा जाता है, राइट, एग्जैक्टली, ओके। तो इसने क्या करना होता है, ये जो हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला होता है दैट इज गार्डेड बाय ए सफिंटर, वो सफिंटर का नाम है हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर, या उसको सफिंटर ऑफ ओडाई भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसने एट द ड्यूडिनल पेपला के ऊपर गार्ड करना होता है, और इसका जो फंक्शन ये होता है कि वो सेक्रीशन जो कि पेंक्रियाटिक जूस की फॉर्म में आ रही हैं या बाइल की फॉर्म में आ रही हैं उसको इसने इनहिबिट करके रखना होता है, ताकि जब रिक्वायर्ड होएगा उस टाइम ये ड्यूडिनम के अंदर ट्रेन करेगा। अनटिल अनलेस कि अगर ड्यूडिनम के अंदर फूड नहीं है या ड्यूडिनम के अंदर सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं है तो ओके, अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं है तो ये अपनी सेक्रीशंस को ड्रेन नहीं करेगी। ओके बेटा, पेपला, पेपला क्या है, ये फंक्शन, अच्छा ओके बेटा, दोनों बता देता हूँ। पेपला क्या है बेसिकली बेटा, ये जो ड्यूडिनम होता है ना, इसको ड्यूडिनल पेपला भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक प्रोजेक्शन होती है जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडिनम के अंदर ज्वाइन कर रही होती है, ओके। तो इसलिए इसको ड्यूडिनल पेपला भी कहा जाता है। अगेन बेटा, जो पेपला होता है बेसिकली एक राउंडेड प्रोजेक्शन होती है, और प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ड्यूडिनम के ऊपर प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, जब जहाँ पे ये कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन कर रही होती हैं उसको कहा जाता है ड्यूडिनल पेपला। अब इसने क्या करना होता है, इसने बेसिकली इसके अंदर भी सेक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, सेक्रीशन प्रोड्यूस नहीं होती, स्टोर पड़ी होती हैं, ड्यूडिनल पेपला के अंदर स्टोर पड़ी होती हैं, ओके। तो ये क्या करता है, दैट इज गार्डेड बाय ये सफिंटर, जिसको हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर या सफिंटर ऑफ ओडाई कहा जाता है। अब सफिंटर ऑफ ओडाई या हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अब इसने उस सेक्रीशंस को कंट्रोल करके रखना होता है, वो सेक्रीशन जो कि पेपला के अंदर स्टोर पड़ी होती हैं, ओके। ताकि जब फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और ये चीज़ें बॉडी के अंदर जीआईटी के अंदर आएंगी तो उनको इसने डाइजेस्ट करवाना होता है। अब जो डाइजेशन हो रही होती है वो बेसिकली फैट्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकती हैं, प्रोटीन हो सकती हैं। और ये जो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो जब आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो जाती है तो ये पेंक्रियाटिक जूस की सेक्रीशन को बढ़ा देती है, ओके। ऐसी कंडीशन जिसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, या जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है वो सेक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस को इंक्रीज करती है या इन्हांस करती है। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादा करती है, अगर इसके हम अपोजिट बात करें, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की बात करें, तो सिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन है वो इसकी सेक्रीशन को डिप्रेस कर रही होती है, ओके। तो आप लोगों को अब पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस के बारे में थोड़ा पता चल गया होगा। अगर हम एक एंडोक्राइन के बारे में अगेन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वेल वेल तो हम एंडोक्राइन की अगर बात करें तो एंडोक्राइन में बेटा ये होता है कि ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स पड़े होते हैं जिनको पेंक्रियाटिक आइलेट या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। अब ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती, ये डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं इनटू द ब्लड। अगर हम बात करें एसिनाई की तो वहाँ पे हमने कहा था वो भी सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, लेकिन जो उनकी सेक्रेशंस है वो टिनी डक्ट्स के अंदर आ रही होती हैं, और वो टिनी डक्ट्स जब ज्वाइन करती हैं तो वो एक लार्ज डक्ट बनाती हैं जिसको हमने कहा था पेंक्रियाटिक डक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है एंडोक्राइन में कि हैविंग नो डक्ट्स, जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं या पेंक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, दे डू नॉट पोजेस
एनी डक्ट, तो मीन के दे आर डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो ये डायरेक्टली एंडोक्राइन जिनके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन आते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होती है और डिफ्यूज़ होने के बाद टारगेट एरिया तक पहुंचा दी जाती है। ठीक है, ओके वेल, तो ये हम पेंक्रियाज के बारे में बात कर रहे थे। अगर अब हम बात करते हैं पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस के बारे में। होप्सो आप लोगों को कुछ समझ आ रही होगी, है ना, या ऊपर से गुजर रहा है। तो उसके बाद हमने स्लाइड्स के ऊपर भी देखना है कि स्लाइड्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस होती हैं ये कितनी पर डे हो रही होती हैं और इनमें क्या क्या होता है। अगर हम पेंक्रियाटिक जूस के बारे में बात करें, दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द या बाई एक्सोक्राइन पेंक्रियाज। ओके, अब हम बात कर रहे थे पेंक्रियाटिक जूस की, तो पेंक्रियाटिक जूस में ओके वेल गुड, तो पेंक्रियाटिक जूस जो होता है बेटा, अगर हम एक दिन की बात करें तो ये राउंड अबाउट 1 लीटर तक सिक्रीट हो रहा होता है। ओके बेटा, अगर हम पेंक्रियाटिक जूस की बात करें या इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, ओके, तो ये पर डे जो होता है ये 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर पर डे इसकी सेक्रीशन हो रही होती है। ओके, तो इसके अंदर अब ये जो सेक्रीशंस हैं ये ड्यूडिनम के अंदर इंटर होती है एट दी ड्यूडिनल पेपला। ओके, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस होती हैं वो एक्सोक्राइन पेंक्रियाज से सेक्रीट होती हैं, ड्यूडिनम के अंदर इंटर होती हैं एट द ड्यूडिनल पेपला। पेपला क्या था, एक प्रोजेक्शन थी। प्रोजेक्शन कहाँ पे बनी थी, जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट ने कंबाइन किया था या ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे एक राउंडेड प्रोजेक्शन बनी थी और उस राउंडेड प्रोजेक्शन को हमने ड्यूडिनल पेपला कहा था। राइट, ओके, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर इनएक्टिव इंजाइम्स होती हैं, और इनएक्टिव इंजाइम्स के अंदर ट्रिप्सिनोजेन आता है और कीमोट्रिप्सिनोजेन आता है। ओके, ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिनोजेन ये इनके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इंजाइम्स होती हैं। इंजाइम्स के अंदर लाइक लाइपेजेस हो सकते हैं, अमाइलेज होता है, न्यूक्लियेजेस होती हैं जिन्होंने डीएनए और आरएनए की डाइजेशन करवानी होती है। इसके अलावा वाटर होता है और मिनरल साल्ट्स होती हैं। ओके बेटा, अगेन मैं आपको पेंक्रियाटिक जूस की बता देता हूँ कि व्हाट दे कंसिस्ट ऑफ। तो इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और उन इनएक्टिव फॉर्म में जो इंजाइम्स होते हैं उनकी नेम है ट्रिप्सिनोजिन एंड अदर इज कीमोट्रिप्सिनोजिन। ओके, इसके अलावा इसके अंदर मिनरल साल्ट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं, दैट इंजाइम्स आर लाइपेजेस होता है, अमाइलेजेस होते हैं, न्यूक्लियेजेस होते हैं, न्यूक्लियेजेस दैट डाइजेस्ट डीएनए एज वेल एज आरएनए। राइट, तो ये इसकी अगर हम पीएच की बात करें तो नॉर्मली जो इसकी पीएच होती है ये 6 to 8 बाइल की होती है, और जो इसकी पीएच होती है पेंक्रियाटिक जूस की दैट इज अल्कलाइनिक इन नेचर और राउंड अबाउट 8 होती है। सॉरी बेटा, इसकी अल्कलाइनिक पीएच के पीछे वजह क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में बाइकार्ब्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, अगेन बेटा बता देता हूँ, जो पेंक्रियाटिक जूस की पीएच होती है ये अल्कलाइनिक इन नेचर होती है। अल्कलाइनिक इन नेचर इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर सफिशेंट अमाउंट में बाइकार्बोनेट्स आयन सेक्रेट हो रहे होते हैं, जो कि इसकी पीएच को अल्कलाइनिक कर रहे होते हैं या बेसिक कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो कंटेंट जो एसिड से आ रहा होता है, ओके बेटा, इसको पेज को रिफ्रेश कर लें, आवाज़ ठीक हो जाएगी। जब स्टोमक से जो चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे ही वो ड्यूडिनम के अंदर इंटर होती हैं, तो ड्यूडिनम के साथ में सर्टेन अदर पेंक्रियाटिक जूसेस और बाइल्स भी आ रहे होते हैं। तो इसलिए इसकी जो पीएच होती है ये 6 to 8 चली जाती है, और एक इस पीएच के ऊपर जो
पेंक्रियाटिक इंजाइम्स हैं जिनके अंदर लाइपेजेस है और अमाइलेजेस है, वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके ओके हमने पीएच पेंक्रियाटिक जूस की पीएच के बारे में बात की है। जो पेंक्रियाटिक जूस की पीएच है वो नॉर्मली 6 to 8 एग्जिस्ट कर रही होती है। 8 इसलिए होती है क्योंकि लार्ज अमाउंट में बाइकार्बोनेट्स आयन सेक्रेट हो रहे होते हैं जो कि सोल्यूशन को बेसिक बना रहे होते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही स्टमक से फूड इन द फॉर्म ऑफ काइम ड्यूडिनम के अंदर इंटर होता है तो उसके साथ पेंक्रियाटिक जूसेस बाइल मिक्स होना शुरू हो जाता है, और ये पेंक्रियाटिक जूसेस और जो बाइल हैं ये मज़ीद उसकी जो पीएच को रेज करना शुरू कर देते हैं और इसको 6-8 तक लेके जाते हैं। जैसे ही 8 तक पीएच चली जाती है तो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर दो तरह के इंजाइम्स होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो जब उनकी पीएच 6 to 8 तक चली जाती है तो उसके ऊपर वो अपना वर्क जो है वो इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। गॉट इट। अगर हम पेंक्रियाटिक जूस के फंक्शंस के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंटली फंक्शंस अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवा रहे होते हैं, फैट की डाइजेशन करवा रहे होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है वो प्रोटीन की डाइजेशन है। अगर हम बात करें पहले कि फ़ैट की डाइजेशन कैसे करवाते हैं तो जो लाइपेज होता है इंजाइम दैट कन्वर्ट्स द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। इसके अलावा जो लाइपेज होता है ये बाइल सार्स होता है, ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन कर देता है और जो ग्लोब्यूल्स पड़े होते हैं उनके साइज़ को रिड्यूस कर देता है ताकि जो उसकी अब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ हो जाए और इमल्सिफिकेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। जैसे ही प्रोटीन की डाइजेशन के लिए इनएक्टिव फॉर्म में हमने इंजाइम्स डिस्कस किए हैं या प्रिकर्सर्स डिस्कस किए हैं, जिनके अंदर ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिनोजेन के बारे में हमने बात की है। अब ये जो कीमोट्रिप्सिनोजेन है या ट्रिप्सिनोजेन है दैट आर एक्टिवेटेड बाय इंटायरोकाइनेज। अब इंटायरोकाइनेज एक इंजाइम होता है दैट इज प्रेजेंट इन द माइक्रोविलाई जो कि इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एक्टिव फॉर्म इनकी ट्रिप्सन और कीमोट्रिप्सन है। ओके तो ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिनोजेन ये प्रिकर्सर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा अब आवाज़ चेक करें, आवाज़ सही आ रही है? अब कंफर्म कीजिएगा आवाज़ ठीक आ रही है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बेटा हम बात कर रहे थे। मैं ये बता रहा था कि जो इनएक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव इंजाइम प्रिकर्सर्स पड़े होते हैं उनका नाम है ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिनोजेन। ओके वेल अब ये जो कीमोट्रिप्सिनोजेन है और ये ट्रिप्सिनोजेन है दैट आर एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज। अब इंटेरोकाइनेज क्या है? दीज आर एंजाइम प्रेजेंट इन द माइक्रोविलाई। बेटा बार बार रुक रही है, अपना पेज रिफ्रेश कर लें या जगह चेंज करके देख लें जहाँ पे सिग्नल अच्छे आ जाएं, माइट भी। ओके बेटा ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिनोजेन में डिफरेंस क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्टिव फॉर्म में कैसे जाती हैं, राइट। उसके बाद हम इनके डिफरेंस की तरफ भी चले जाते हैं। अब जो ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं दैट आर एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज। अब इंटेरोकाइनेज कहाँ से आता है? ये माइक्रोविलाई से सिक्रीट हो रहा होता है, जो कि जैसे ये इंटायरोकाइनेज सेक्रीट होएगा तो ये ट्रिप्सिनोजेन और जो कीमोट्रिप्सिनोजेन है दैट आर कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सन और कीमोट्रिप्सन। अब इन्होंने क्या करना होता है? इंजाइम ने जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनको ट्राइपेप्टाइड्स में, डाइपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है।
ओके, अब ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक्टिवेट कब होंगे। ओके, तो बेटा हम बात कर रहे थे ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिनोजेन की। तो बेटा ये एक्टिवेट तब होंगे जब ये ड्यूटीनम के अंदर प्रेजेंट होंगे या पहुंचेंगे। अगर ड्यूटीनम से पहले कहीं पे भी ये एक्टिवेट हो जाते हैं या पेंक्रियाज के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये इसकी एक्टिवेशन हो जाती है, तो ये पेंक्रियाज की ऑटो डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो इसलिए ये एक्टिवेट कब होंगे, जब ड्यूटीनम के अंदर आएंगे। अगर ड्यूटीनम से पहले पेंक्रियाज के अंदर एक्टिवेट हो गए हैं या पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर एक्टिवेट हो गए हैं, तो ये पेंक्रियाज की ऑटो डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब तीसरी जो चीज़ है उसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, ये जितने भी डाइजेस्टिबल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं लाइक स्टार्च होते हैं, उनके ऊपर ये स्लाइवरी अमाइलेज एक्ट करने के बाद इसको डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके बेटा, आवाज़ का इशू आ रहा है, दोबारा बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि अगर हम डाइजेशन और प्रोटीन के बारे में बात करें, तो जो प्रोटीन है दैट इज़ ओके, तो प्रोटीन इज़ डाइजेस्टेड या कन्वर्टेड कब इनटू अमाइनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स। कब कन्वर्ट होएगी, जब इनको ट्रिप्सन और कीमोट्रिप्सन मिलेंगे। अब ये ट्रिप्सिनोजेन है और कीमोट्रिप्सिन है, ये इनएक्टिव एंजाइम्स प्रिकर्सर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड दैट आर एक्टिवेटेड बाय इंटायरोकाइनेज। अब इंटायरोकाइनेज कहाँ से आता है, दैट आर सिक्रीटेड फ्रॉम द माइक्रोविलाई। अब जैसे ये माइक्रोविलाई से सेक्रीट होएगा, इंटायरोकाइनेज सेक्रीट होएगा, सेक्रीट होने के बाद इसने ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सन को एक्टिवेट कर देना होता है, और ये जैसे ही एक्टिवेट होते हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सन और कीमोट्रिप्सन। ओके, तो जैसे ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो इन एंजाइम्स ने जो पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं उनको ट्राइपेप्टाइड्स के अंदर, डाइपेप्टाइड्स के अंदर और अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है। ओके बेटा, आवाज़ कट कट के आ रही है। अच्छा चलें, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। मैं दोबारा आपको प्रोटीन की डाइजेशन के बारे में बता दूंगा। ओके, उसके बाद हमने सीसी के और पॉलीसिस्टोकाइनिन के बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है। और उसके बाद हम स्लाइड्स के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। आप ब्रेक ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, नेटवर्क का इशू हो तो वो भी रोल आउट कर लीजिएगा। ओके।